हाल ही में ब्रिक्स समूह ब्राजील, रूस, भारत, चीन, दक्षिण अफ्रीका और नए शामिल हुए सदस्य ने कजान शिखर सम्मेलन में एक स्वतंत्र वित्तीय अवसंरचना बनाने का प्रस्ताव रखा। यह लेख बताता है कि ब्रिक्स राष्ट्र ब्रिक्स क्लियर नामक एक क्रॉस बॉर्डर सेटलमेंट और डिपॉजिटरी सिस्टम स्थापित करने की योजना क्यों बना रहे हैं और इसका उद्देश्य पश्चिमी वित्तीय प्रभाव को कैसे कम करना है। क्या हो रहा है? ब्रिक्स समूह हाल के वर्षों में एक वैकल्पिक वित्तीय अवसंरचना विकसित करने की दिशा में आगे बढ़ रहा है। उनका लक्ष्य अमेरिकी डॉलर पर निर्भरता को कम करते हुए व्यापार और वित्तीय लेन देन को मजबूत करना है। 2023 तक लगभग 20% तेल व्यापार गैर डॉलर मुद्राओं में किया जाएगा, जो डॉलर पर निर्भरता को कम करने की दिशा में ब्रिक्स देशों द्वारा एक ठोस बदलाव को दर्शाता है। हाल ही में कजान शिखर सम्मेलन में चर्चाएं ब्रिक्स क्लियर, एक क्रॉस बॉर्डर सेटलमेंट और डिपॉजिटरी सिस्टम बनाने पर केंद्रित थीं। इस शिखर सम्मेलन में 36 राष्ट्रीय नेताओं और संयुक्त राष्ट्र महासचिव के साथ साथ मिस्र, इथियोपिया, ईरान और संयुक्त अरब अमीरात जैसे नए सदस्यों का भी स्वागत किया गया। प्राथमिक लक्ष्य ब्रिक्स को पश्चिमी प्रभाव से मुक्त एक स्वतंत्र बहुपक्षीय मंच के रूप में स्थापित करना है। वैकल्पिक वित्तीय अवसंरचना की आवश्यकता क्यों है? वर्तमान में ब्रिक्स देशों के बीच व्यापार काफी हद तक अमेरिकी डॉलर पर निर्भर करता है। कोई भी वैश्विक वित्तीय संकट या डॉलर के मूल्य में गिरावट इन अर्थव्यवस्थाओं पर महत्वपूर्ण नकारात्मक प्रभाव डाल सकती है। ब्राजील के राष्ट्रपति लुइज इनासियो लुला दा सिल्वा ने इस बात पर जोर दिया कि ब्रिक्स का लक्ष्य एक वैकल्पिक संरचना बनाना है, जिससे सदस्य देश अपनी स्थानीय मुद्राओं में भुगतान कर सके। रूसी राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन ने इस भावना को दोहराया। उन्होंने सुझाव दिया कि ब्रिक्स का मौजूदा बुनियादी ढांचा अंतर्राष्ट्रीय भुगतान में स्थिरता ला सकता है और सदस्य देशों की अर्थव्यवस्थाओं को मजबूत कर सकता है। वित्तीय स्वतंत्रता की ओर ब्रिक्स का कदम। ब्रिक्स का लक्ष्य पश्चिमी नियंत्रण से मुक्त एक स्वतंत्र वित्तीय अवसंरचना का निर्माण करना है। उन्होंने सीमा पार निपटान और डिपॉजिटरी अवसंरचना स्थापित करने और ब्रिक्स पुनर्बीमा कंपनी बनाने की संभावनाओं का पता लगाने का फैसला किया है। इसके अतिरिक्त ब्रिक्स नेताओं ने 21वीं सदी के लिए इसे एक अग्रणी बहुपक्षीय विकास बैंक में बदलने के लिए न्यू डेवलपमेंट बैंक (एनडीबी) का विस्तार करने का समर्थन किया। रूस ने कजान शिखर सम्मेलन से पहले ही वैकल्पिक वित्तीय अवसंरचना के विचार का समर्थन किया था। इसके बाद ब्रिक्स राष्ट्रों ने एक स्वतंत्र वित्तीय अवसंरचना स्थापित करने की व्यवहार्यता का अध्ययन करने पर सहमति व्यक्त की। डॉलर के प्रभुत्व से दूर जाना। हालांकि ब्रिक्स G7 राष्ट्रों की तुलना में वैश्विक उत्पादन में अधिक योगदान देता है, फिर भी वित्तीय प्रणाली पश्चिमी देशों द्वारा नियंत्रित है। ब्रिक्स अपने सदस्य देशों के बीच स्थानीय मुद्राओं में व्यापार निपटान की वकालत कर रहा है। हालांकि वर्तमान में लगभग $13 ट्रिलियन वैश्विक स्तर पर अमेरिकी डॉलर में प्रसारित होते हैं, जो अमेरिकी वित्तीय नेटवर्क पर निर्भर किए बिना भी लेन देन को सुविधाजनक बनाने में सक्षम है। लगभग 10,000 प्रतिबंधित अमेरिकी संस्थाएं अक्सर बिचौलियों के माध्यम से डॉलर में लेन देन करना जारी रखती हैं। उनकी परिसंपत्ति संरचनाएं छिपी हुई हैं। इसने एक ग्रे जोन वित्तीय प्रणाली बनाई है, जहां लेन देन पूरी पारदर्शिता के बिना होते हैं। निवेशकों के लिए इसमें क्या है? यह पहल निवेशकों के लिए एक स्थिर और विश्वसनीय विकल्प प्रदान कर सकती है। यदि प्रस्तावित ब्रिक्स वित्तीय अवसंरचना सफल होती है, तो यह अमेरिकी डॉलर पर निर्भरता को कम करेगी। उदाहरण के लिए चीन की क्रॉस बॉर्डर इंटरबैंक पेमेंट सिस्टम (CIPS) स्विफ्ट के विकल्प के रूप में उभरी है। यदि ब्रिक्स क्रिप्टोकरेंसी आधारित भुगतान प्रणाली विकसित करता है, तो यह डॉलर पर निर्भरता से मुक्त अंतर्राष्ट्रीय लेन देन को सक्षम कर सकता है। संभावित रूप से अधिक पारदर्शिता के कारण निवेशक लाभ और बचत बढ़ा सकता है, जिससे निवेश जोखिम कम हो सकता है। आगे क्या? ब्रिक्स का लक्ष्य एक वित्तीय बुनियादी ढांचा स्थापित करना है जो खुला हो लेकिन पश्चिमी प्रभाव से मुक्त हो। चीन की CIPS और रूस की डिजिटल भुगतान प्रणाली इस दिशा में महत्वपूर्ण कदम है। यदि ब्रिक्स एक सुरक्षित डॉलर मुक्त वित्तीय प्रणाली बनाने में सफल होता है, तो यह वैश्विक वित्तीय परिदृश्य में डॉलर के प्रभुत्व को कमजोर कर सकता है। यह नई दिशा निवेशकों और व्यापारियों के लिए कई अवसर लाती है, विशेष रूप से नई ऊर्जा, प्रौद्योगिकी और क्लाउड भुगतान से निपटने वाली कंपनियों में। परिणाम स्वरूप भारत के बाजार पूंजीकरण में इन कंपनियों की हिस्सेदारी संभावित रूप से भविष्य में 2% से बढ़कर 25% हो सकती है। आज के लिए बस इतना ही।
हमें उम्मीद है कि आपको ये लेख जानकारीपूर्ण लगा होगा। अपने दोस्तों के बीच इस बात को फैलाना न भूलें। जब तक हम फिर से न मिलें, उत्सुक बने रहें। यह लेख केवल सूचनात्मक उद्देश्यों के लिए है, यह निवेश सलाह नहीं है। तो इसी के साथ यह जानकारी, यह वीडियो यहीं पर कंप्लीट होता है। इसके बारे में आपकी क्या राय है कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा, और अगर लाइक कर दिया है तो ज्यादा से ज्यादा लोगों के साथ इसे शेयर करना बिल्कुल ना भूलें। बाकी आपको कोई सवाल है तो लिख भेजिए। आपका प्यार और सपोर्ट हमेशा की तरह बनाए रखिए। तब तक के लिए मैं आदित्य भारती आपसे कहूंगा, हम मिलेंगे जल्दी ही और ऐसी वीडियोस के साथ। तब तक के लिए सब्सक्राइब कर लीजिए ट्रेडिंग विद ग्रोएक्स चैनल को। अपडेट रहिए, ग्रो करते रहिए। धन्यवाद।